आप इस शख्स को देखिए, ये कतर के साबिक प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है हमद बिन जासिम बिन जबर अल थानी, और ये हुक्मरान ख़ानदान से आते हैं कतर के। और इनका ट्वीट है फ़ी हाज़िहि लहज़ा अद-दक़ीक़ा मिन तारीख़ अल-मंतिक़ा व मामा। इन्होंने जो पूरा कहा कि इस वक्त खलीजी ममालिक को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, और अमेरिका ने जिस तरह इज़राइल के लिए काम किया है उससे बात साबित हो गई है कि अब अमेरिकी फ़ौज पर या अमेरिका के साथ जो दिफाई माहदा है गल्फ़ का, उस पर खलीज के ममालिक भरोसा नहीं कर सकते हैं। उधर ईरान पर भी हम मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए गल्फ़ के देशों को, खलीजी ममालिक को अपनी आज़ादाना दिफाई पॉलिसी बनानी होगी। हमें सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचना होगा, और हमें ख़ुद अपनी अस्करी ताकत को, अपनी आर्मी को मजबूत करना होगा। उसके बाद एक और शख्स को देखिए, यह है नाइफ बिन नहार। ये बहुत ही अहम तरीन राइटर हैं, कुवैत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया नईशुल अलमरहला अल-अखीरा, और दरअसल क्या है इनके ट्वीट का तर्जमा वो देखिए। हम अमरीकी बालादस्ती के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और ख़ित्ते में उसके असर व रसूख़ के ख़ात्मे की इब्तदा हो रही है। हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि मौजूदा बहरान और क्राइसिस को मौका में कैसे बदला जाए, ताकि हम अमरीका और ईरान के दरमियान ना फंस जाएं, क्योंकि गल्फ़ के जो ममालिक हैं वो अमरीका में फंसे हुए हैं। तो अब कुछ लोगों का मानना है कि ईरान के जाल में फंस जाए, तो इनकी कोशिश है, इनका कहना है कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी से निकलना होगा, और हमें ईरान से भी निकलना होगा, और हमें ख़ुद अपनी ताकत बनानी होगी। और यही इंडिया के मुसलमान भी कह रहे हैं कि अरब ममालिक अपने तेल का फ़ैसला क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी आर्मी को क्यों मजबूत नहीं बना रहे हैं, अमेरिका से क्या लेना देना अरब देशों को। और इसीलिए अरब देशों की, सऊदी अरब की, कुवैत और कतर, यूएई की इतनी ज़्यादा मुखालफत होती है। फैसल अल कासिम को देखिए, बहुत बड़े राइटर हैं, दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारात में इनका जो आर्टिकल है वो छपता है। इन्होंने लिखा, यही इसराइल का पहला और आखिरी मकसद है। जब कुछ लोग आज ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल अमेरिका जंग को बेमाना साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो इराक़ की नाकाम मिसाल पेश करते हैं। यानी ये कि अमेरिका ने इराक़ पर हमला करके हुकूमत तो गिरा दी, मगर कोई बेहतर निज़ाम कायम ना कर सका, बल्कि उसके बरक्स इराक़ के हालात मज़ीद ख़राब हो गए और वो एक नाकाम रियासत बन गया। ये बात दुरुस्त है, लेकिन किसने कहा कि अमेरिका और इसराइल इराक़ में कोई बेहतर निज़ाम कायम करना चाहते थे? क्या अमेरिकी इसराइली मकसद ये नहीं था कि इराक़ को इस हाल तक पहुंचा दिया जाए जहां वो तबाही, बदअनवानी और इंतशार का शिकार हो जाए? इसराइल के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द ऐसी कमज़ोर और बिखरी हुई रियासतें हों जिसके लिए कोई ख़तरा ना बन सके। इसलिए ईरान या ख़ित्ते के किसी भी मुल्क को एक और इराक़ में तब्दील करना ही इसराइल का बुनियादी और आखिरी हदफ समझा जाता है। बहुत पॉइंट की और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही। शुरू में ही मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी इंटरव्यू के दौरान यही कहा था कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि ईरान के पास फ़ौजी ताकत है, ईरान की अस्करी ताकत मजबूत है, और इसराइल को ख़तरा है कि ईरान हम पर आकर के हमला कर देगा। और ईरान ने लगातार हमास को सपोर्ट किया है, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट किया है। हमास की वजह से, हिज़्बुल्लाह की वजह से इसराइल अपने एजेंडा को पिछले 70 सालों में नाफिज नहीं कर सका जहाँ तक वो जाना चाह रहा था। इसराइल ने कई मरतबा कोशिश की लेबनान पर कब्ज़ा करने की, लेकिन हिज़्बुल्लाह की वजह से नहीं हो सका। गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की कई मरतबा इसराइल ने कोशिश की, लेकिन हमास के हमलों की वजह से इसराइल को पीछे हटना पड़ा। वेस्ट बैंक में कई मरतबा इज़राइल सेटलर्स को लाकर आबाद करता है, बसाता है, और जब हमास की तरफ से रॉकेट दागा जाता है या हमास की जो यूनिट वेस्ट बैंक में है उनके जब हमले होते हैं तो वो यहूदी पूरा इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर होते हैं। वरना जो बचा खुचा 5000 किलोमीटर का इलाका फ़लस्तीन का टोटल बचा हुआ है, उस पर भी कब का कब्ज़ा कर चुका होता ये इसराइल, और वो आगे बढ़ता जाता। तो ईरान ने इज़राइल को अपने एजेंडा में कामयाब होने से रोके रखा है। इराक़ फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन इराक़ को कमज़ोर करना इज़राइल के फ़ायदे में रहा। अब पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे इलाक़े में सिर्फ एक मुल्क बचा हुआ है और वो है ईरान, और इसीलिए ईरान की ताकत को अमेरिका ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अरब ममालिक को एक अलग तरीक़े से डराया गया, खौफज़दा किया गया, और उसका इन्होंने जवाब दिया है। और खुदा करे अरब ममालिक के हुक्मरानों को इनके बात समझ में आ सके। एक और बहुत बड़े दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल है सईद अल फेंदरी, और ये गालिबन कुवैत के हैं। तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा,
ہم خلیجی ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث عوام کی دولت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خدا کی قسم، امریکہ کی موجودگی سے ہمارے ممالک کو ہونے والا نقصان اس کے کسی بھی ممکنہ فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے ممالک کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے امریکی افواج کو ہماری سرزمین سے نکال دیا جائے، کیونکہ خطے کو بچانے اور اپنی دولت کو جنگ کی آگ سے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ خلیجی ممالک سے امریکی افواج کو باہر نکالا جائے۔ سعید العنزی سعودی کے جرنلسٹ ہے، سعودی صحافی، معاف کیجیے گا میں نے کویت کہا تھا، تو سعودی کے جو جرنلسٹ ہے، وہاں کے جو انٹلیکچول ہیں، اب وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ امریکی آرمی ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ ہمارا وفادار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی اہم ٹویٹ ہے، یہ بھی احمد مولانا ہیں، یہ بھی گلف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ 26 مارچ کا تازہ ترین ٹویٹ ہے، اور بھارت کے تناظر میں بھی انہوں نے لکھا، کیا لکھا ہے ذرا سا دیکھیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو مشرق وسطیٰ اور اس کے اطراف میں ایک وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہے ہیں، جس میں بھارت، عرب ممالک، افریقی ریاستیں اور بحیرہ روم کے کچھ ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کیے جا چکے ہیں، جیسے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا اور مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ اس حکمت عملی کو عقیدہ محیط کی نئی شکل سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں اثر و رسوخ بڑھانا اور مختلف طاقتوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں یہ حکمت عملی زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے۔ حوثیوں کے حملے کے بعد اسرائیل نے بحیرہ احمر کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے اور جنوبی محاذ پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اسی تناظر میں صومالی لینڈ ایک اہم مقام کے طور پر سامنے آیا، جہاں سے سمندری نگرانی اور ممکنہ عسکری مدد ممکن ہو سکتی ہے۔ اس میں متحدہ عرب امارات اور ایتھوپیا کے مفادات بھی شامل ہیں۔ بھارت اس پورے نیٹ ورک میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر بحری، دفاعی اور معاشی حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان اسلحہ ٹیکنالوجی کے درمیان سمجھوتا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے احمد مولانا نے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو کی ضرورت ہے۔ میں مختصر یہاں پر بتاؤں گا، پھر اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھوں گا۔ دراصل اسرائیل، یو اے ای اور بھارت مل کر ایک الگ گروپ بنانا چاہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو یہ سب ملے ہوئے ہیں تاکہ پورے مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ پر نظر رکھی جا سکے اور یہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے، کیونکہ جن کے پاس سمندری گزرگاہیں ہوتی ہے ان کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پرشین گلف کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن جو ریڈ سی ہے اور باب المندب ہے، وہاں حوثی ہے، یمن کا وہاں پر کنٹرول ہے، اس کو جب حوثیوں نے بند کر دیا تھا تو پوری دنیا کو نقصان کو اٹھانا پڑا تھا۔ چنانچہ ریڈ سی کے اس سائڈ صومالیہ ہے، اور صومالیہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے صومالی لینڈ۔ اب صومالی لینڈ کے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ ملک بنانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ صومالیہ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں، ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا اور کہا دونوں جگہ ایک دوسرے کی ایمبیسی ہوگی، اور یونائٹڈ نیشن کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا کے اصول کے خلاف ہے۔ اور جب صومالی لینڈ کو اسرائیل تسلیم کر رہا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اسرائیل صومالی لینڈ میں اپنا فوجی اڈا بنائے گا، سمندر کی نگرانی کرے گا، اور اس طرح پورے سمندر پر، بحیرہ احمر پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے گا۔ ادھر سے بھارت کا سپورٹ ہوگا۔ یو اے ای تو عرب دیشوں کے خلاف ہی ہمیشہ رہتا ہے، یو اے ای سعودی عرب کے خلاف ہے، قطر کے خلاف ہے، اور اسی سازش کا پردہ فاش کیا ہے احمد مولانا نے، اور بھارت کے پرائم منسٹر یوں ہی اسرائیل آخری دنوں میں نہیں گئے تھے۔ ایجنڈا وہی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بھارت کو ادھر نہیں جانا ہے، بھارت کو ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی جو پوری چال تھی وہ پوری چال ناکام ہو گئی ہے، اور بھارت کو بھی فی الحال ایران کے ساتھ دوبارہ رشتہ بہتر بنانا پڑا ہے۔ ایک اور ٹویٹ دیکھیے، بھی بہت زیادہ اہم ہے، یہ ہے ڈاکٹر رفیق عبدالسلام، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ تیونس کی جو حکومت ہے وہاں کے سابق فورن منسٹر ہیں، تو تیونس کے سابق وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ ایران اس تاریخی اور تہذیبی معرکے میں، جنگ میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پورے علاقے میں مفاہمت، کمزوری اور پسپائی کی نمائندگی کرنے والا بلاک جس کی قیادت ابو ظہبی کر رہا ہے مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ایران ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو یہ عرب و اسلامی دنیا میں عوامی بیداری، مزاحمت اور آزادی کی نئی روح کو جنم دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی
वेस्टर्न कंट्रीज़ खुसूसन अमेरिका और यूरोप में दाएं बाजू और इंतहा पसंद क़ुव्वतों के दबाव में रहने वाली मुस्लिम अक़लियतों के लिए भी हालात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। हकीकत यह है कि जंग सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि उससे जन्म लेने वाले असरात पूरे ख़ित्ते और उससे आगे तक मुरतब होंगे। ये भी बहुत अहम नुक्ता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उसमें से सिर्फ अबू ज़हबी यानी UAE इसराइल के साथ मिला हुआ है। अब अगर ईरान की हार हो जाती है तो अबू ज़हबी अपने आप को चौधरी मानेगा, उसका रिश्ता इज़राइल से होगा और वो कतर को भी दबाएगा, ईरान को भी दबाएगा, सऊदी अरब को भी दबाएगा। लेकिन अगर ईरान की जीत हो जाती है, और ईरान अभी तक जीत चुका है इस जंग को, अमेरिका को लगातार पसपाई अख्तियार करनी पड़ रही है, तो सूरत में सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुसलमानों का सर ऊंचा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका में, यूरोप के देशों में जो मुसलमान रहते हैं और जो मजहबी मुसलमान हैं, जो हमास को सपोर्ट करते हैं, जो हौसी को सपोर्ट करते हैं, जो अरब देशों में जमहूरियत की वकालत करते हैं, उन मुसलमानों का भी सर ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि एक मुल्क होगा ईरान जो जीत चुका होगा, जहां से उनको ताकत मिलेगी, और ईरान बताएगा कि अगर तुमने वहां रहने वाले मुसलमानों को परेशान किया, डिस्टर्ब किया, तो फिर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात पर ला सकते हैं, तुम्हारे देश में एनर्जी की क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और ईरान ने इसको साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक पूरी दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक और आखिरी ट्वीट देख लीजिए, लंबा चौड़ा ट्वीट है, यह है मक्कावी अल मलिक। मक्कावी अल मलिक भी बहुत अहम शख्सियत हैं और इनका भी ताल्लुक़ मिडिल ईस्ट से है। तो इन्होंने जो लिखा है वो ज़रा सा देखिए। मक्कावी मलिक सुडानी कातिब के मुताबिक ये ख़ित्ता एक ऐसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहा है जहाँ वापसी मुश्किल होती जा रही है, और बड़ा धमाका महज इम्कान नहीं बल्कि हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। अब ये सिर्फ फ़ौजी कशीदगी नहीं रही बल्कि आलमी तवाज़ुन के टूटने का मरहला है, जहाँ तवानाई, समंदरी रास्ते, मईशत और वक्त सब हथियार बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ हतमी हमले पर गौर कर रहा है, जैसे जज़ायर खरज यानी खरग आइलैंड, लारक पा, अबू मूसा पर कब्ज़ा, ज़मीनी कार्रवाई या जौहरी फैसिलिटीज़ पर हमला। लेकिन उसका नतीजा जीत नहीं बल्कि खुली जंग, तवील तनाज़ो और शदीद रद्द अमल हो सकता है। अबनाए हुर्मुज़ अब सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि दबाव डालने का मौसर ज़रिया बन चुके हैं, जबकि यूक्रेन से हथियारों की मुंतकिली, यूरोप में ईंधन की कमी और अमेरिका में महंगाई के खदशात बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बाबुल मंदब में हौसियों की शमूलियत आलमी तिजारत, नहर सुइस और सप्लाई चेन के लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है। यानी दुनिया को हुर्मुज़ और बाबुल मंदब दोनों तरफ से नुकसान पहुँच सकता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की सूरत हाल भी गैर यकीनी है। नेटो पर तनकीद हो रही है, यूरोप एनर्जी क्राइसिस से खौफजदा है और इत्तेहादी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जंग अमेरिका की होगी मगर कीमत कोई अदा नहीं करना चाहता। मुमकिन हालात में बड़ा हमला आलमी माशी तबाही का सबब बन सकता है। तवील जंग ज़्यादा इम्कान रखती है जिसमें कोई वाज़ेह जीत नहीं होगी और दुनिया मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी, जबकि आर्जी समझौता भी मसले का हल नहीं होगा। असल हकीकत यह है कि अमेरिका फ़ैसला कुन जीत हासिल नहीं कर सकता, ईरान को सिर्फ मुज़ाहमत जारी रखनी है। इसराइल जंग को तूल देना चाहता है और खलीजी ममालिक को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नतीजतन जो जीत नहीं सकता वो सबको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह ये जंग इख्तिताम नहीं बल्कि ख़तरनाक आगाज़ है, जहां हुर्मुज़ दबाव में, बाबुल मंदब ख़तरे में, तवानाई हथियार बन चुकी है और आलमी तवानाई आलमी मैशत शदीद दबाव में है। अब असल सवाल यही है कि क्या ये जंग रुक जाएगी या मज़ीद फैलती जाएगी।